हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश विराट की कॉमिक्स। जी हां दोस्तों, हम इसके 2 पार्ट पहले ही पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 3 है। तो चलिए दोस्तों, विराट का पार्ट 3 शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं मुकेश खन्ना का मेगा टीवी सीरियल विराट 3। कॉमिक रूपांतर हनीफ अजहर, चित्र सुरेश डीगवाल, इंकिंग आत्माराम पुंड, सुलेखवा रंग सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। विराट सुंदरगढ़ राज्य के जंगल के कबीले में रहने वाला सत्य का वह पुजारी जिसने कदम बढ़ाए तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, तलवार उठाई तो पापियों और शैतानों का नाश करने के लिए। विराट की इन्हीं विशेषताओं ने उसकी कीर्ति को चारों ओर फैला दिया। और विराट की यह कीर्ति जब राज्य के सेनापति काल भैरव तक पहुंची तो निर्भक्षी यति को मारकर अपनी वीरता का परचम चारों तरफ फैलाने वाला विराट नामक यह योद्धा दक्षिण प्रांत में फैले हीरे पन्ने की बेशुमार खदानों को प्राप्त करने के हमारे रास्ते की बहुत बड़ी अड़चन बन सकता है। उसकी चर्चा महाराज के कानों तक पहुंचे उससे पहले ही हमें उसे खत्म करना होगा। दुर्जन षड्यंत्रों की शतरंज के माहिर खिलाड़ी काल भैरव ने अपने उप सेनापति दुर्जन से मिलकर विराट को खत्म करने का एक षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया, जिसके तहत उसने विराट की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया और उसे राजधानी पहुंचने का निमंत्रण दे दिया। ठीक है सेनापति जी, मैं शीघ्र ही राजधानी पहुंचूंगा। विराट ने राजधानी पहुंचने का वचन दे दिया, लेकिन राजधानी पहुंचने का वचन देकर उसने सीधे मौत के मुंह में छलांग लगा दी थी। ये उसे तब पता लगा जब वह राजधानी पहुंचा। यमदूतों ने विराट को मौत के फंदों में जकड़ दिया, लेकिन मौत के फंदों को तोड़कर मौत को कैसे मात दी जाती है ये विराट खूब जानता है। आह, धड़ाक, आह! विराट की ताकत और तलवार के आगे ज्यादा देर तक नहीं ठहर पाए सेनापति काल भैरव के वफादार सैनिक। संयोग से महाराज ने यह सब अपनी आंखों से देखा। महाराज को जब विराट की वीरता का पता चला तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने अगले ही दिन भरे राज दरबार में घोषणा की, महाबली विराट को हम नगर प्रमुख घोषित करते हैं। सेनापति काल भैरव सहित राज दरबार के कई षड्यंत्रकारियों के सीने पर सांप लौट गया। उन्होंने विराट के इर्द गिर्द षड्यंत्रों का जाल और तेजी से बुनना आरंभ कर दिया। विराट को जंगल में घेर कर खत्म कर दो, मैं अभी हमला करता हूँ। दुर्जन ने कई सैनिकों के साथ विराट पर हमला कर दिया। हमला भयंकर था, लेकिन अपनी वीरता और सूझबूझ से विराट ने उसे विफल कर दिया। लेकिन जाल इतनी चतुराई से बुना गया था कि सफलता के बावजूद भी विराट अपने को उसमें फंसने से नहीं बचा सका। दोषी विराट है या सेनापति काल भैरव, इस बात का निर्णय तब होगा जब मृतकों के सगे संबंधी इन शवों की पहचान कर लेंगे। शवों के सगे संबंधी को शिनाख्त के लिए दरबार में उपस्थित होने का आदेश दे दिया गया, लेकिन काल भैरव ने उन्हें दरबार में पहुंचने से पहले ही अपने बंदी गृह में पहुंचाकर विराट की मुश्किलें बढ़ा दी। ऐसी मुश्किल में विराट का साथ देने पहुंचा उसका अभिन्न मित्र नटवर। अब मैं आ गया हूं, अब देखता हूं कौन मेरे मित्र विराट का बाल बांका करता है। नटवर ने अपनी सूझबूझ और होशियारी से मृतक सैनिकों के सगे संबंधियों का पता लगा लिया और विराट के साथ मिलकर उन्हें छुड़ाया और दरबार में उन्हें उपस्थित कर दिया। विधवाओं ने शवों की अपने पति के रूप में शिनाख्त कर दी। यह सिद्ध हो चुका है कि विराट निर्दोष है और प्रथम दृष्टि में सेनापति काल भैरव दोषी है। प्रथम दृष्टि में काल भैरव दोषी पाया गया, लेकिन अभी अंतिम निर्णय होना बाकी था और वह अंतिम निर्णय करना था न्याय प्रमुख सत्यप्रिय को। सेनापति, आप यहाँ मेरे निवास पर? नगर प्रमुख विराट पर हुए हमले की जांच के निर्णय के संबंध में मैं आपसे मिलने आया हूँ न्याय प्रमुख सत्यप्रिय। कल महाराज अपना निर्णय देंगे और निर्णय से पूर्व वे आपसे विचार विमर्श अवश्य करेंगे। आपके विचार सेनापति काल भैरव के विरुद्ध नहीं जाएंगे, यही बताने मैं यहाँ आया हूँ। आप शायद गलत स्थान पर आ गए हैं सेनापति। सत्यप्रिय की निष्पक्षता पूरे राज्य में विख्यात है। काल भैरव का आतंक भी पूरे राज्य में विख्यात है न्याय प्रमुख। मुझे आपकी निष्पक्षता नहीं, सहमति चाहिए अपने पक्ष में। आप सत्यप्रिय को धमकी दे रहे हैं सेनापति। ये धमकी नहीं, चेतावनी है न्याय प्रमुख, और आपको इस चेतावनी को हमेशा याद रखना है। अगर अपनी विधवा बेटी यशोधरा के साथ इस राज्य में सकुशल रहना चाहते हो तो। चेतावनी का जहर उगलकर वापस लौट गया काल भैरव।
लेकिन वह जहर ना सत्यप्रिय की अंतरात्मा को मार पाया और न न्याय को। नगर ने प्रमुख विराट पर सैनिकों ने प्राणघातक हमला किया। ये तो सत्य है महाराज, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि यह हमला सेनापति काल भैरव ने करवाया। किंतु फिर भी सेनापति काल भैरव दोषी है, क्योंकि सैनिकों की उद्दंडता की नैतिक जिम्मेदारी सेनापति की ही होती है। आपने सही कहा न्याय प्रमुख जी। महल की आंतरिक सुरक्षा में लापरवाही एक बहुत बड़ा अपराध है और सेनापति काल भैरव इसके दोषी हैं। इसलिए आज से महल की आंतरिक सुरक्षा का दायित्व सेनापति काल भैरव के बदले नगर प्रमुख विराट को दिया जाता है। सेनापति काल भैरव के षड्यंत्र के अभेद्य दुर्ग के द्वार पर एक और जोरदार टक्कर पड़ी। इस टक्कर ने उस दुर्ग के साथ साथ काल भैरव के अस्तित्व को भी हिला दिया था। काल भैरव के विरुद्ध जाकर तूने बर्बादी की उस आंधी को निमंत्रण दे दिया है न्याय प्रमुख, जो तेरी और तेरे परिवार की खुशियों को अपने साथ बहा कर ले जाएगी, और इस बर्बादी से तुझे वह विराट भी नहीं बचा पाएगा जिसका तू शुभचिंतक है। क्योंकि काल भैरव ने अब एक ऐसी शक्ति की सहायता लेने का निर्णय कर लिया है जिसके सामने विराट क्या ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं ठहर सकती। काल भैरव पर निगाह रखने की मेरी योजना आखिर काम कर ही गई। अब मैं साई की तरह काल भैरव के पीछे लगा रहूंगा। नटवर की साई की तरह काल भैरव के पीछे लगे रहने की इच्छा पूरी ना हो सकी, क्योंकि जल्द ही अरे, ये काल भैरव एकाएक मेरे आंखों से ओझल कैसे हो गया? अभी तो सामने ही था। उस पहाड़ी पर पहुंचते पहुंचते कहाँ चला गया वह? मुझे तुरंत ही उस पहाड़ी रास्ते पर पहुंचकर उसे ढूंढना होगा। आगे बढ़ने के लिए नटवर ने जैसे ही अपने घोड़े को एड़ लगानी चाहिए, वैसे ही गूंजी वह आवाज, ठहरो। विद्युत की सी फुर्ती से नटवर पीछे पलटा, उधर जहां का नजारा उसकी आंखों की पुतलियों को फैला देने वाला था। आश्चर्य से तो सेनापति काल भैरव की आंखें भी फैली हुई थीं। मेरे पीछे का रास्ता एकाएक गायब कैसे हो गया? किसने किया ऐसा? आप कोई काली पहाड़ी में प्रवेश कर आपको कोई काली पहाड़ी में प्रवेश करते ना देख ले, इसलिए हमने अपनी शक्तियों से पीछे के रास्ते को अदृश्य किया है। और हम हैं अंगला मंगला। अंगला मंगला? तुम कहाँ से आई हो? भयभीत ना होइए सेनापति जी, हम गुरुदेव प्रचंड देव की दास शक्तियां हैं। गुरुदेव को आपके आने की सूचना मिल चुकी है। गुरुदेव की आज्ञा है कि आपको तत्काल उनके सामने उपस्थित किया जाए। कृपया हमारे साथ आइए, क्योंकि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं दुष्ट शक्तियों के उपासक, असंख्य काली शक्तियों के स्वामी गुरु प्रचंड देव। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय नमो नमः। नमः नमः स्वाहा भाक। अग्नि आजा प्रचंड देव के मुंह में समा जा। किसी गुलाम की भांति प्रचंड देव का आदेश मानकर अग्नि की ज्वालाएं हवन कुंड से बाहर लपकीं और प्रचंड देव के मुंह में समाती चली गईं। हा 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 हा। अपनी शैतानी साधना करके हटा प्रचंड देव तो उसके सामने काल भैरव नजर आया। काल भैरव का प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। आओ काल भैरव आओ, अवश्य ही कोई संकट तुम्हें यहाँ खींच लाया है, वरना तुम्हें हमारी याद कहाँ आती है। लेकिन फिर भी तुम हमें पसंद हो, क्योंकि हम शवों की साधना करते हैं और तुम शवों की राजनीति। कुछ दिनों से हमारे ग्रह गर्दिश में चल रहे हैं गुरुदेव। एक एक करके हमारे सारे अधिकार हमसे छीनते जा रहे हैं, और इन सब का कारण है विराट। इसका मतलब आप सब कुछ जानते हैं गुरुदेव। प्रचंड की देव की काली शक्तियों से कुछ नहीं छिपा है काल भैरव, पर तुम चिंता ना करो। जब तक हम तुम्हारे साथ हैं, विराट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम तुम्हें अंगला मंगला जैसी दो अद्भुत शक्तियां दे रहे हैं, जो कहीं भी पहुंच सकती हैं, गायब हो सकती हैं, कभी भी किसी भी समय कोई भी रूप धर सकती हैं। तुरंत ही अंगला मंगला वहां से गायब हो गई। अंगला मंगला तुम्हारे कक्ष में पहुंच चुकी हैं काल भैरव। अब तुम भी वहां पहुंचो। जो आज्ञा गुरुदेव। जाओ काल भैरव, तुम्हारी विजय हो। काली शक्ति की सौगात लेकर खुशी खुशी वापस लौट चला काल भैरव, जबकि अभी भी हैरत से आंखें फाड़े खड़ा था नटवर। "अ, आप कौन हैं?" फकीरों का कोई नाम नहीं होता, उन्हें तो बस उस अल्लाह के बंदों के नाम से पुकारा जाता है।
जो बहुत बड़ा बादशाह है। तू अपनी सुना, किसकी तलाश में भूल गया है रास्ता, इस अनजानी राहों पर ढूंढ रहा है किसका पता। मेरा नाम नटवर है फकीर बाबा, मैं किसी के पीछे उस रास्ते की तरफ बढ़ रहा था। कहाँ जाता है वह रास्ता? संसार का हर रास्ता उस खुदा के घर की तरफ जाता है, लेकिन यह रास्ता जहाँ जाता है वहाँ रूहों का बसेरा है, उधर मत जाना। मत जाना उधर। नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगा कि सेनापति काल भैरव का रूहों से क्या संबंध हो सकता है। रूहों से शैतानी शक्तियों का रिश्ता होता है, लेकिन तू फिक्र मत कर, अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है, वह तेरी मदद करेगा। अपने इस नूर से एकाएक फकीर बाबा की हथेली पर प्रकट हुआ था वह हीरा, जिसे फकीर बाबा ने तुरंत ही नटवर के हाथों में रख दिया। ले, रख ले इसे अपने पास, अल्लाह का यह नूर तुम्हारी हिफाजत करेगा। शुक्रिया बाबा। अब देखता हूँ मेरे मित्र विराट का क्या बिगाड़ सकता है काल भैरव, और क्या बिगाड़ सकती हैं उसकी शैतानी रूहें। गुरुदेव प्रचंड देव की मायावी शक्तियों का प्रणाम स्वीकार कीजिए सेनापति जी। कहिए हमारे लिए क्या आदेश है? हा 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 हा। अंगला मंगला, पहले तुम यह बताओ कि तुम दोनों हमारे लिए क्या क्या कर सकती हो। हम किसी का भी रूप बदल सकती हैं, जहाँ रास्ता ना हो वहाँ चल सकती हैं। हमारी दुनिया का एक सीमित दायरा है सेनापति जी, और अपने इस दायरे में हम कुछ भी कर सकती हैं। ऐसा? तो जाओ हमारे शत्रु विराट के विरुद्ध षड्यंत्र का ऐसा जाल बुनो जिसमें वह मछली की तरह फंस कर रह जाए। जो आज्ञा सेनापति। इतना कहकर दोनों गायब हो गए। इसी के साथ सेनापति काल भैरव के हलक से उबल पड़ा वह शैतानी ठहाका। हा 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 हा। अब देखता हूँ विराट की इस राज्य में किसका वर्चस्व चलता है। हा 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 हा। काल भैरव के मस्तिष्क में विराट के विरुद्ध जो षड्यंत्र पल रहे थे, उन्हें साकार रूप दे रही थीं अंगला और मंगला। नगर प्रमुख विराट और उसके घोड़े का रूप तो हमने धर लिया, अब जरूरत है राज्य के कुछ सैनिकों की, जो राज्य की सीमा पर जाकर राज्य में प्रवेश करने वाले किसानों में आतंक फैला दें। ये सारा अनाज मंडी में नहीं, राज्य के भंडार में पहुंचेगा। सैनिकों, छीन लो इनसे सारा अनाज। आगे बढ़ो और जो भी विरोध करे उसकी चमड़ी उधेड़ दो। सड़ाक, दूर हटो। आह आह, ये अन्याय है नगर प्रमुख, मैं इसकी शिकायत महाराज से करूंगा। जरूर करना। आह, सड़ाक। दोस्तों, विराट 3 का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है, और अब हम मिलते हैं विराट 3 के पार्ट 2 में। दोस्तों, आपको ये पार्ट 1 कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।